इंटरव्यू रूम के पहले एंग्जाइटी थी कि यार पता नहीं क्या होगा। हो सकता है जो यूपी पीसीएस में भी फर्स्ट रैंक आए उनको भी एंग्जाइटी रही होगी। सपोज दैट अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 18 क्वेश्चन आपके संक्षिप्तियाँ से आ जाएंगे, और अगर आपने 3 रिवीजन किया तो 18 के 18 सही करके आएंगे। तीसरी चीज़ जिसके बाद मैं कहूँगा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी खत्म होती है, वो है भाई घटना चक्र की ई दृष्टि जो आती है, काफ़ी बेनिफिशियल है। पहले पेज पे दे दिया कि बौद्ध संगीतियाँ चारों, फिर 2 जो जैन संगीतियाँ हैं, अशोक के अभिलेख हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। आपको जैसे पुलिस भर्ती चल रही है, इसमें जो आय और जाति प्रमाण पत्र है वो जारी तहसीलदार करते हैं। वो डीएम बनने के मतलब एक नायब तहसीलदार के रूप में यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका डीएम बनने का भी मौका है, प्रमोट होके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जैसा कि आप लोग को पता है अभी भी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, और साथ जो 2024 का प्रीलिम्स होने वाला उस पर भी हम फोकस करेंगे। बहुत सारी बातों को हम जानेंगे। सो सर हमारे तरफ से, और जो प्यारे छात्र वीडियोज देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल फोन की तरफ से। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। अब मेरा नाम रजत सिंह है जी। और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जी और मैं फ़िलहाल तहसीलदार के पद पे कार्यरत हूँ। जी सर, मैं जी किस सन में से मतलब सेलेक्ट है। मैं यूपी पीसीएस 2016, एक्चुअली 2015 में मैंने अपना एमए किया था इकोनॉमिक्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और एमए करते ही मैं सेलेक्ट हो गया था पहले ईओ नगर पंचायत। 1 साल मैंने वहाँ नौकरी करी और फिर मैं नायब तहसीलदार पे सेलेक्ट हुआ यूपी पीसीएस 2016 से, और प्रमोशन अभी मेरा अगस्त में हुआ है, तो अभी मैं तहसीलदार के पद पे प्रमोट हो गया हूँ। और सर थोड़ा सा हम जानेंगे कि आपका मीडियम क्या रहा। मीडियम तो हिंदी है, और एक जिसको आप शुद्ध हिंदी मीडियम कह सकते हैं, मैं वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। थैंक यू सर। जानेंगे कि आप ऑलरेडी तहसीलदार हैं, इससे पहले मतलब किस जॉब में थे, नायब तहसीलदार पर सेलेक्ट हुए होंगे। हाँ, यूपी पीसीएस 2016 के द्वारा नायब तहसीलदार पे। सर थोड़ा नायब तहसीलदार के जो कार्यक्रम है मतलब आगे जिससे किस फिर कहाँ तक आप जा सकते हैं, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है थोड़ा बताइए। देखिए, जाने को तो अभी पहली बार 6 महीने पहले आईएएस कैडर भी अलॉट हुआ है। मतलब कि वो डीएम बनने के मतलब एक नायब तहसीलदार के रूप में यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका डीएम बनने का भी मौका है, प्रमोट होके। पहले आप तहसीलदार बनेंगे 3 साल 9 महीने में, अगले 4 सालों में आप एसडीएम बनेंगे, लगभग 6 साल बाद आप एडीएम बनेंगे, और लगभग उसके 8 से 9 साल बाद आपको आईएएस कैडर या 10 साल बाद अलॉट हो जाएगा। तो अगर आप कम एज में सेलेक्ट हो रहे हैं, 25 साल, 26 साल, 27 साल, इवन 28 साल की उम्र तक अगर आप नायब तहसीलदार सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए यदि आपकी सर्विस अच्छी चल रही है तो आपको आईएएस कैडर अलॉट हो सकता है। और यही इसकी सबसे अच्छाई है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी नौकरियों में भर्ती होती है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि उसकी नौकरी मतलब नायब तहसीलदार, इसमें सबसे तेज प्रमोशन है। 3 साल 9 महीने में आप किसी भी सर्विस में प्रमोशन नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, तहसीलदार के एक कुछ कार्य बताइए, क्या कार्य होता है, थोड़ा सा जॉब जो फील्ड आपका है, ऑफिस वर्क क्या क्या कार्य करना होता है। देखिए, तहसीलदार तो अगर जिसमें आप लोगों में जो लोग भी गांव से बिलोंग करते होंगे जानते ही होंगे, काफी सबसे बेसिक मैं बेसिक से चलता हूं। आपको जैसे पुलिस भर्ती चल रही है तो आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो इसमें जो आय और जाति प्रमाण पत्र है वो जारी तहसीलदार करते हैं। जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो जारी तहसीलदार करते हैं। आप जब ज़मीन खरीदते बेचते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में आप सुनते होंगे कि बैनामा हो गया, उसके बाद खतौनी पे जो नाम चढ़ता है न्यायालय में वो आदेश हम ही लोग करते हैं। आपके खेतों का जब कोई मुकदमा चलता है, बाहर कोई विवाद होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर और मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम हम लोग को करना पड़ता है। अभी जैसे आपका चल रहा है, मान लीजिए उसमें कोविड चला था, कोविड के टाइम में जो फ्रंट लेवल वॉरियर्स आप देख रहे थे, उसमें भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मैं केवल तहसीलदार पद की गरिमा का बखान नहीं करूंगा। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पूरे यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की आप कह सकते हैं कि स्पाइन है, रीढ़ जिसको कह सकते हैं। तो समझिए पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों के ही ऊपर मतलब और सारे डिपार्टमेंट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी अपने रोल हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइन करने का मतलब है 24/7। होली दिवाली हो सकता है आप लोग अपने घर मनाते होंगे, हम लोग नहीं मनाते। आप लोग छठ पूजा के दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे होंगे, हम लोग छठ पूजा पे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रहे थे। तो इसमें मतलब मेरा ये मानना वही है जो एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं जब आप पढ़ते वक्त सोचते हैं ना कि मुझे सेवा करने के लिए जाना, उस भाव से अगर आएंगे तो ही ये नौकरी आपको सूट करेगी। वरना फिर आपको लगेगा कि यार कोई डेस्क जॉब, ऑफिस की जॉब पकड़ो जहाँ एसी में बढ़िया से बैठे और आप उधर की ओर मुड़ लेंगे। ऑफिसर आपका सुबह से लेकर और शाम तक क्या शेड्यूल रहता है, थोड़ा बताइए लास्ट। यार शेड्यूल यही रहता है कि सुबह बस नींद पूरी हो, पहली तो यही बस भगवान से प्रार्थना रहती है कि रात को सोएं 1 बजे 2 बजे,
तो सुबह फ़ोन कॉल 5-6 बजे कोई ना कर दे। अगर नींद पूरी है तो अगला दिन अच्छा जाता है। शुरुआत यही होती है कि 10 बजे ऑफिस, अगले 2 घंटे हम जनता दर्शन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। 12 बजे के बाद हमारी कोर्ट लगती है, जहाँ पे म्यूटेशन, जैसा मैं बताया, आप लोग ज़मीन खरीदते बेचते हैं, उसका मामला चलता है। 2 बजे के बाद जो हमारे गवर्नमेंट के वर्क्स हैं, प्रायोरिटी वर्क्स हैं, जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे स्वामित्व सर्वेक्षण, जिसको गांव में ड्रोन सर्वे कहते हैं, मतलब काफ़ी फेमस लैंग्वेज को कहते हैं, पॉपुलर ड्रोन सर्वे के नाम से है, ये काम कराते हैं। खतौनी में आजकल एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी चेंज है, बहुत बड़ा, जिससे आम आदमी को फ़ायदा भी होगा। रियल टाइम खतौनी बन रही है, हम उसका काम देखते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब 2 बजे के बाद आप कह सकते हैं कि जनता से कम हम अपने हायर अथॉरिटी को जो इन्फॉर्मेशन भेजना, रिपोर्ट्स भेजना, वो वाले काम ज़्यादा करते हैं। फिर शाम को यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई 5-6 बजे तक, तो हो सकता है 6 बजे आप चले जाएँ, और नहीं तो फिर वर्कलोड इतना रहता है कि आप ये मान चलिए कि 8 PM, मतलब रात के 7:30 से 8 तक, तो ये नॉर्मल टाइम है 10 से 8 का। और किसी दिन काम बढ़ गया, जैसे आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, अगर वहाँ पे बाढ़ का एरिया है और बाढ़ आई हुई है, तो फिर रात के 1 बजे 2 बजे तक जगिए, फिर सुबह 6 बजे पहुँच जाइए। कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन उसी का फ़ायदा है कि आपको रिकॉग्निशन इसमें बहुत है। आपको, जैसा कि अभी किसी ने बताया कि सर तहसीलदार का बहुत भौकाल रहता है, भौकाल शब्द तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन इतनी रहती है इमेज कि आप जनता से कनेक्ट होते हैं और लोग आपको जानते हैं, वो आपके कामों की वजह से जानते हैं। और ये ऐसी नौकरी है जहाँ पे आप अपनी इमेज एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी इमेज बना सकते हैं। ये ऐसी नौकरी है। बहुत सारे सर आपने जॉब प्रोफाइल दिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। थोड़े से आप बात करेंगे, आप ये चीज़ जो मतलब जॉब करते हुए तैयारी किया और यहाँ तक फाइनली पहुँच रहे, जो आखिरी 2 महीने बचे हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को चर्चा करेंगे। मतलब 2 महीने में प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई हो? ये भाई मैं पहले एक डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि मैं जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताऊँगा आपको, या कोई भी जो आपके वीडियो देखेंगे, उन लोगों को लग सकता है कि अच्छा हमको लग रहा है गलत राय दी जा रही है, क्योंकि मैं इतने मिनिमम शायद बुक्स बताऊँगा जो शायद लोग ना बताते हों। कि मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबों के नाम लिए जाते हैं, मैं भी वीडियोज़ देखता हूँ, लेकिन मैंने 2016 से और 2023 तक 8 प्रीलिम्स दिए, और 8 बार प्रीलिम्स मेरा निकला, मेंस दिया 8, और ये मेरा 6ठा इंटरव्यू है। मैं 2 बार ही मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया, एक बार मेरा मेडिकल रीज़न था, एक बार कुछ और। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और होपफुली अगर कुछ लोगों को ये फ़ायदा कर सके। देखिए, कोई माने या ना माने, लूसेंट की जो बुक है वो आज भी जीके और जीएस के लिए, स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत बेस्ट। उसका एक सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, लेकिन वो केवल हिंदी मीडियम में है, दैट इज़ दृष्टि की जीके, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि लूसेंट की जो कुछ कमियां हैं वो भी वहाँ पे ठीक कर दी गई हैं। दूसरी एक चीज़ जिसको बहुत सारे ये भी एस्पिरेंट बताते ही होंगे, उसको भी मैं ऐड करूँगा, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अगर आप पूर्वावलोकन नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मोटे हैं, 5 या 6 उनकी वो आती हैं किताबें सीरीज़ में, सब 2-2, 300 पेज, यदि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो अब पता नहीं आता है कि 2-3 साल पहले उन्होंने ना एक पतली सी बुकलेट निकाली थी 90 पेजेस की या 96 पेजेस की। उसमें केवल वो क्वेश्चंस और आंसर्स थे जो पीसीएस में कभी पूछे गए हैं। जैसे पहले पेज पे दे दिया कि बौद्ध संगीतियाँ 4, फिर 2 जो जैन संगीतियाँ हैं, अशोक के अभिलेख हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अशोक के अभिलेख तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो वहाँ पे दूसरा नंबर और 13वां नंबर केवल दिए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो 96 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं, तो पिछले 20 सालों में यूपी पीसीएस ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में, मतलब ये मैं मान रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन आपका पूरा कवर है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि दृष्टि जीके या लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधे चीज़ें आप रट नहीं सकते हैं, तो थोड़ा क्रमबद्धता के लिए लूसेंट या दृष्टि जीके पढ़ना जरूरी है। और तीसरी चीज़ जिसके बाद मैं कहूँगा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी खत्म होती है, वो है भाई घटना चक्र की ई दृष्टि जो आती है, काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पीसीएस में घटना चक्र के अलावा, इसलिए मैं किसी और पब्लिकेशन पे मतलब ये नहीं कह सकता कि अच्छा बुरा है। और घटना चक्र भी कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि घटना चक्र इसके लिए मुझे कुछ अलग से वो करता है, मैं पहले डिस्क्लेमर लगा दे रहा हूँ। लेकिन चूँकि मुझे इसलिए अच्छी लगती है, घटना चक्र में 25 या 30 पेज की संक्षिप्तियाँ आती है। अगर आपको कुछ न समझ में आए, आपके पास 1 हफ्ते समय हो, तो आप स्टैटिक पोर्शन भी मत पढ़िए। आपके पास 3 दिन का समय हो, स्पेशली जो नौकरी करने वाले लोग हैं, कई बार उनके पास 1 दिन का भी समय नहीं हो। जैसे इस बार 14 मई को पेपर था और 13 मई को मैं नगर पालिका इलेक्शन की काउंटिंग करा रहा था शाम के 7 बजे तक, और अगले दिन सुबह 9 बजे एग्जाम था। करना क्या है कि संक्षिप्तियाँ 25 पेज उठाइए और 3 राउंड उसको कर दीजिए, मतलब 2-2 घंटे के 3 राउंड चलाइए, 6 घंटे में 3 बार पढ़िए। ये आप पक्का मान के चलिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन 60% क्वेश्चन, लेकिन वो 60% आप 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे। सपोज दैट अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 18 क्वेश्चन आपके संक्षिप्तियाँ से आ जाएंगे,
और अगर आपने 3 रिवीजन किया तो 18 के 18 सही करके आएंगे। और अगर कहीं आप घटना चक्र को पूरा पढ़ रहे हैं 3 बार, तो मेरा विश्वास मानिए कि 30 से 35 क्वेश्चन का 90%, दैट इज 27 से 30 क्वेश्चन तक आप सही करके आ सकते हैं। ये प्रीलिम्स के मतलब IAS के लिए तो बहुत सारी मैगजीन्स हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि PCS के लिए अभी भी जो मैंने ट्राई किया है भाई, वो तो घटना चक्र का यही है ई दृष्टि। सर करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कितने साल पुराना पढ़ना चाहिए और इसके लिए क्या रिसोर्सेज आप पढ़ें? अच्छा, इसमें भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं वीडियो सुनता रहता हूं, खासकर UPSC में लोग अक्सर बताते हैं 1 साल 1.5 साल। PCS में भी मैं कई लोगों को देखा था, लोग 1 साल बता रहे थे। मेरा अभी तक का भाई एक्सपीरियंस पिछले 7 सालों का ये है कि 6 महीने से एक भी ज़्यादा दिन का पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ भी रहे हैं तो 50-100 पेज पढ़ने के बाद ये 1-2 क्वेश्चन आ जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज दैट अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप 28 या 29 फरवरी जो भी ये महीना हो, 28 का 29 का फरवरी तक का पढ़िए, तो 2 महीने इधर के और 4 महीने पीछे के, मतलब अगस्त या सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक आप पढ़ लीजिए। मेरा मतलब जो अभी तक का है एक्सपीरियंस, मैं कंफर्म बता सकता हूँ 85 से 90 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सर मेंस के लिए कुछ सुझाव रहेगा, सजेशन अपनी तरफ से, मतलब कि इसके लिए किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएं और कुछ सजेशन अपनी तरफ से रहेगा? भाई मैं तो वैसे लोगों में हूँ जो शॉर्ट नोट्स पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि अंडरलाइन हो वैसे करते हैं, मैं उन लोगों में जो शॉर्ट नोट्स पे विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि GS के 4 पेपर और अब तो UP के भी 2 जुड़ गए, 6 पेपर के नोट्स यदि आपके 10-10 पेज के, आपको ये पहले लगेगा कि अरे ऐसा हो सकता है क्या, या आपको लगेगा ये झूठ बोल रहे हैं क्या, बहका रहे हैं क्या, लेकिन ये सच है। एक GS के पेपर का नोट्स 10 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप उसे कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप 6 सब्जेक्ट को 60 पेज में कर ले रहे हैं, मतलब आपको ये कह दूं कि कल आपको मेंस देना है और एक दिन में आप रिवाइज कर लें, यदि ऐसा नोट्स आपने बना लिया है तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो आएगा कैसे? आप सोचेंगे क्या डायरेक्ट वही 10 पेज बनाना? नहीं, आपको तैयारी वहीं से शुरू करनी है कि पढ़ना स्टैंडर्ड बुक सारे। पहली बार नोट्स बनाइए, जो जैसे आप अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, एक साथ काफ़ी कवर हो जाता है सिलेबस। नहीं करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में हैं, YouTube वीडियोस से आप जान सकते हैं, वो सब पढ़ लीजिए। एक अपना नोट्स बनाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। मेरा विश्वास मानिए, जब आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे या 5 साल के, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, स्टार्टअप पॉलिसी आ रही है, तो उनके किन 4-5 पॉइंट्स को मुझे रखना है, बस वो एग्जैक्ट आपने डेटा रख लिया कि ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ये सब्सिडी है, इनको यहाँ पे ये मिलेगा, फिल्म सिटी में ये 3-3, 4-4 पॉइंट। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपने 1 साल अच्छे से मेहनत कर दी तो आपके पास वो 10 पेज का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो दूसरे के नोट्स से आपका काम भी नहीं चलेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने 10-10 पेज के 6 पेपर के नोट्स बना लिए, वो मैं आपको दे दूँ, तो हो सकता है आप उससे उतना बेनिफिट ना उठा पाएँ, क्योंकि अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको कितने भी टॉपर्स के नोट्स मिल जाएं, लेकिन आप ये मानिए कि अपने खुद के नोट्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। और जितना शॉर्ट होगा नोट्स उतना बेहतरीन, क्योंकि जब आप लास्ट में देखेंगे ना, इस बार आपको पता ही होगा कि 6 पेपर 3 दिन में लगातार हुए थे। पहली बार सब्जेक्ट के लिए पहले 1 दिन का गैप मिलता था, इस बार क्या हुआ, 4 GS का पेपर हुआ, फिर अगले ही दिन दोनों UP का भी पेपर हुआ। तो क्या आपके पास ऐसा है कि आप 5 बजे पेपर दे के छूटें, घर में पहुँचते हैं 6:30 बजे, चाय पानी करेंगे 7 बज जाएगा, सोने का टाइम फिक्स है 12 बजे, क्या आपके पास ऐसा नोट्स है कि अगले 5 घंटे में अगले दिन का दोनों पेपर रिवाइज कर सकते हैं? यदि ऐसा नोट्स है तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कहीं ना कहीं इस तैयारी में स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं हर बार, तो अपने आप को मतलब एग्जाम टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करें और मोटिवेट कैसे बनाए रखें? भाई यार देखिए, मतलब मोटिवेशन का तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं बोल दूं और कोई मोटिवेट हो जाए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि भाई हो सकता है ये ऐसा प्रोसेस है कि हो सकता है आपको पहली बार में सफलता मिल जाए, हो सकता है 5 साल में मिले। अब जैसे मैं अपना एक केस से उसको उदाहरण बताता हूँ। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में जैसे नायब तहसीलदार हो गया, लेकिन उसके बाद से 5-6 बार से मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा हूँ। तो कई बार ना अपने आपके हार्डवर्क के साथ आपकी किस्मत का बहुत बड़ा खेल होता है। जब मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं जानता था, मैं MA जस्ट किया था, तो पता नहीं कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। और अब जब मुझे लगता है कि यार मैं तो हर साल कुछ न कुछ गेन ही कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हो सकता है इस बार भी ना हो सकता है हो जाए, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अगर इस चीज़ को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, मुझे करना है, तो आपको करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि यदि आप, जैसे मैं अपना ही देखता हूं कि नौकरी करके मैं अपने को बढ़ा चढ़ा के नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और इस बार इनफैक्ट SDM होके भी जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको ये करना है कि जो लोग नौकरी करके आ रहे हैं उनके पास क्या है ना, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल का फील्ड एक्सपीरियंस है। कई जगहों पे वो एज ले सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में आज पे एज नहीं ले सकते।
एक वर्किंग आदमी कितना भी एक दिन में टाइम निकालेगा तो 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकता है, लेकिन आपके पास 24 घंटे हैं, सोने के बाद तब भी 16 घंटे 15 घंटे बचते हैं। तो यार मेरा ये मानना, दूसरी बात अगर शॉर्ट के लिए ये बहुत प्रभावी तो नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा अगर आप डीमोटिवेट फील करें तो यार लबासा एक आध वीडियो देख लीजिए यूपीएससी वाले, कई लोगों को मोटिवेट करते हैं, एक ज़माने में मुझे भी मोटिवेट करते थे, तो वो आपको थोड़ा सा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। मेन ये बात है कि अगर आप सच में कैंडिडेट हैं जिसको इसमें सेलेक्ट होना और आप लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में एंग्जाइटी आएगी, डीमोटिवेट नहीं होंगे। एंग्जाइटी तो यार मुझे इस बार था, मैं आपको बताया कि मेरा छठा इंटरव्यू, इसके बावजूद आज सुबह एंग्जाइटी थी। इंटरव्यू रूम के पहले एंग्जाइटी थी कि यार पता नहीं क्या होगा, तो वो एंग्जाइटी सबको होती है। हो सकता है जो यूपीपीएससी में भी फर्स्ट रैंक आए उनसे भी आप लोगों ने लिया होगा, तो उनका वीडियो बाद में आएगा कि उनको भी एंग्जाइटी रही होगी। तो मैं बस यही कह सकता हूँ यार कि एंग्जाइटी पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। अगर आप खेलने कूदने वाले हैं तो स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करिए। लास्ट के महीनों में, जैसे 17 मार्च को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स, फरवरी में अपना खेलना कूदना छोड़ सकते हैं, जनवरी तक हम इंजॉय करिए। मतलब ये है कि अगर 1-2 घंटे फिजिकल पे या मेंटल एक्सरसाइज पे अगर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालिए। और थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए, और हमारे साथ बहुत सारे हजारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनको मार्गदर्शन के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बार एसडीएम बन जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।